तो बच्चों नेक्स्ट हमारा थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले आपने DSP-R थ्योरी की, फिर हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, फिर हमने कंसेप्ट दिया हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये दी है मलिकन और हुंस ने। इसको हुंस मलिकन थ्योरी भी बोलते हैं। Theory was proposed by Hunt and Millikan in 1932. 1932 में after the valence bond theory दी गई है to explain the limitations of valence bond theory. valence bond theory में आपने देखा कि अगर हम valence bond theory को लेके चलते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है that should be डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। अभी आपको जो कंसेप्ट नहीं होगा कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, तो आपने 12th में भी जो स्टडी कर रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर है वहाँ पे करेंगे हम डिटेल में। यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि सबस्टांसेस जो होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड में उनका बिहेवियर कैसा रहता है उसके बेसिस के ऊपर उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे मैग्नेटिक सबस्टांस जो होते हैं दैट कैन बी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं, और पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वो होते हैं जिनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है, जब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वहां पे तो आपको मैग्नेट नहीं देंगे, ना ही सबस्टांस देंगे कि भाई देखो इसको रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है। उस केस में आप क्या करते हो, आपने उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखना होता है जो मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है, जो सबस्टांस दिया जाता है। तो कैसे पता चलता है कोई पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? अगर किसी सबस्टांस के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो पेयर्ड हैं, जोड़े में हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और अगर किसी सबस्टांस के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड है, तीन है, चार है, पांच है, सो ऑन, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक में आगे उसको हम फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक कह सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। चलो आज हमारा वो विषय नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। हम जहाँ पे आपको लिमिटेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दैट शुड बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट प्रैक्टिकली ऑक्सीजन जो होता है दैट इज पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक कैसे है, डायमैग्नेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से वो डायमैग्नेटिक ही होनी चाहिए, बट एक्चुअली क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और भी बहुत सारी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अदर प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वो आपने जो लिमिटेशंस हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उसको देख लेना है, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब हम आगे चलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या है, सेलेंट फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर जाते हैं कि क्या कहती है थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है, पहला इसका पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, कहती है a molecular orbital may be defined as a region in space associated with the nuclei of bonded atoms in a molecule where the probability of finding a particular electron is maximum। जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्पेस रहती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, मोर देन 90%। उस स्पेस को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल में वो स्पेस, मॉलिक्यूल में एक एटम नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हर एक एटम का न्यूक्लियस होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द की बजाय बात करेंगे न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में। तो ऐसे ही स्पेस मॉलिक्यूल में जहाँ न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जिस रीजन में, जिस स्पेस में वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में।
एटम का जो ऑर्बिटल होता है उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियाई के साथ रिलेटेड होता है। तो इसको आप सेकंड फीचर में नहीं ले सकते हैं, पर हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, आप जहां पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको हम लेकाउ मेथड बोलते हैं, LCAO। LCAO क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जीज। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? जो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये बेसिकली किसके लिए है कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होंगे। अगर हमारे पास कोई दो एटम है, उन्होंने अगर आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा कि इनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने चाहिए, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में क्या करेंगे? कंबाइन होंगे। किस मेथड के हिसाब से? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये दूसरा पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं। उन एटम, जिन एटम ने मॉलिक्यूल बनाना है, उन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के तहत आपस में कंबाइन होते हैं नए ऑर्बिटल बनाने के लिए। जो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो एटम्स हैं उनके n जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन हो रहे हैं। n आपका 2, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरल लेके चल रहे हैं कि अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? उन n में से n अगर कंबाइन होते हैं तो न्यू ऑर्बिटल कितने बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? वो भी n ही बनेंगे। अगर 10 कंबाइन होते हैं तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 20 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 20 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब थ्योरी कहती है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो नए कितने बनेंगे? n ही बनेंगे। उनमें से आधों की एनर्जी, हाफ ऑफ देम, उनमें से आधों की एनर्जी जो नए बनेंगे उनमें से आधे जो है वो लो एनर्जी के होंगे उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे वो बन रहे थे। मान लीजिए हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जो है, ये मान लीजिए 2 लेके चलते हैं हम, दो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। ये कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती है कितने नए बनेंगे? 2 ही नए बनेंगे। ये 2 है तो इसका आधा क्या हुआ? 1। ये कहता है आधे की एनर्जी कम होगी। ये कंबाइन होने वाले की एनर्जी थी, आधा नीचे चला जाएगा, आधे ऑर्बिटल नीचे चले जाएंगे, और जो कंबाइन होने वाले की एनर्जी थी आधे इनसे ऊपर चले जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जो नए बनेंगे उनमें से आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो जाएगी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, और आधों की एनर्जी हाई हो जाएगी। जिनकी एनर्जी लो होगी उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMOs, और जिनकी एनर्जी हाई होगी उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यही लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जिन्हें आपको पहले बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? जो एटम्स जुड़ रहे हैं उनके न्यूक्लियाई के साथ। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, MOs मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू, इसके बराबर होंगे नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उसके बराबर होंगे। नेक्स्ट कहते हैं when n atomic orbitals combine, जब n atomic orbitals combine होंगे they form n/2 new orbitals with lower energy। आधे जो है वो बनेंगे लो एनर्जी के than combining atomic orbitals। जो कंबाइन हो रहे थे उनकी एनर्जी से लो एनर्जी के होंगे and are known as, उनको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
जहां इनको BMO शॉर्टकट लिख सकते हैं। एंड N/2 और आधे जो है न्यू ऑर्बिटल जो होंगे N/2 न्यू ऑर्बिटल विल बी ऑफ हायर एनर्जी, और आधे जो है वो हाई एनर्जी के होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ABMO। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, बाय ग्रीक लेटर्स सिग्मा, पाई, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो BMOs आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा, एप्सिलॉन एटसेट्रा। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ग्रीक लेटर्स हैं उनके ऊपर एस्टेरिस्क मार्क डालना है, स्टार डालना है उनके ऊपर, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, एप्सिलॉन स्टार रिस्पेक्टिवली। अगर सिग्मा बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग उसका सिग्मा स्टार बनेगा, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है पाई बनेगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या बनेगा, पाई स्टार। अगर डेल्टा बनेगा BMO तो ABMO उसका क्या बनेगा, डेल्टा स्टार। और अगर एप्सिलॉन बनेगा तो उसका क्या बनेगा, एप्सिलॉन स्टार बनेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इनको कैसे भरा जाता है, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल भरने के लिए 3 रूल अप्लाई करते हैं, अफबाउ, पॉलिन और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो वही तीनों रूल जहां पे भी एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने के टाइम भी आपने यही तीनों रूल आपने फॉलो करने हैं। पहला कौन सा, अफबाउ। अफबाउ कहता है कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हो, फिल करते हो, उनमें इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर एनर्जी का भरा जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, जैसे आपने छत पे चढ़ना है, आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपना पहला पाउंड कहाँ रखोगे, सबसे नीचे वाले स्टेप पे, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे, ऐसे चढ़ोगे। ऐसे तो नहीं करोगे कि आप पहला जो अपना पैर है वो 4th स्टेप पे रखोगे, क्योंकि वहां चढ़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही चढ़ते हैं। आप जो शेल है, जो ऑर्बिटल्स है, उनको स्टेप लेके चलिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल भरने में जो रूल फॉलो होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने में भी यही रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी, फिर हायर पे जाएगा, फिर हायर पे जाएगा, फिर हायर पे जाएगा। तो इस तरह से आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करना है। नेक्स्ट दूसरा रूल क्या था आपका, जो एटॉमिक ऑर्बिटल में अप्लाई करते थे, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या कहता था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट आपने पहले लर्न की भी होगी। वही रूल आपने जहां पे भी अप्लाई करना है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप फिल करोगे, उसमें भी ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल। तो थर्ड आपने क्या अप्लाई करना है, कूर्ट्ज रूल अप्लाई करना है। कूर्ट्ज रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट्स हैं, डीजेनरेट का मतलब है ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, अगर एक ऑर्बिटल जो है दूसरा इसके ही लेवल पे है, तीसरा इसी के लेवल के ऊपर नीचे नहीं है, तो इन ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो हुंड्स रूल कहाँ अप्लाई होता है, जब डीजेनरेसी का कांसेप्ट आता है। तो कहते हैं जब बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे तब कैसे भरना है, पहले उनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालना है, पेयरिंग आप बाद में करोगे। अगर आपके पास 3 बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, तीनों में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे। बेशक आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, पर हुंड्स कहता है बराबर एनर्जी वालों में पहले एक एक ऐड कीजिए, अगर आपके पास शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं फिर आप उनकी क्या कीजिए, पेयरिंग कीजिए। वही रूल आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। अब सवाल है यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या मीनिंग है, वो हम नेक्स्ट इसमें करते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअली है क्या चीज है। तो आपने पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, दे पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर, दे कैन बिहेव वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो वेव फैक्टर से रिलेटेड है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कोई भी वेव हो
उसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। तो अब देखिए वेव फंक्शन को लिखा कैसे आता है, साई से लिखा जाता है, इसको हम साई बोलते हैं। तो बेसिकली किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन वेव है अगर, तो उसका वेव फंक्शन होगा। तो वेव फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बट क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जो वेव फंक्शन हमें बताएगा वही स्पेस होगी बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम साई का स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि जो साई है इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, नीचे जाके नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव ऐसे करके। तो साई कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, बट स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर आप नेगेटिव नंबर भी लेते हो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम हमेशा साई का स्क्वायर लेते हैं, यानी वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, साई स्क्वायर से, साई स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड इसको कैसे लिखा जाता है, साई से। अब लगाओ मेथड समझने के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझने के लिए, मान लीजिए हमारे पास दो एटम्स हैं जिन्होंने कंबाइन होना है और मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी कहती है दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ओवरलैप नहीं, कंबाइन होंगे। तो कंबाइन होने के बाद फिर क्या बनेगा, नया ऑर्बिटल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जितने कंबाइन होंगे उतने ही नए बनेंगे, आधों की एनर्जी लो होगी और आधों की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जो जिनकी एनर्जी लो होगी उनको बीएमओ और जिनकी हाई होगी उनको एबीएमओ बोलते हैं। वो कैसे बनते होंगे वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए लेट अस कंसीडर atomic orbitals of atoms, atomic orbitals of atom A and B combine to form molecule, और उनके molecular orbital क्या होंगे, combine to form molecular orbital। Then according to Lekau method, Lekau method क्या कहते हैं, BMO will be formed, bonding molecular orbital कैसे बनेगा, by addition of wave function। आपने क्या करना है, A का wave function और B का wave function को ऐड करना है। और एबीएमओ कैसे बनेगा, वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा। जब एडिशनल वेव फंक्शन होगी उसका मीनिंग ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, जो फिजिक्स में आपने स्टडी करना है, जहां थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि जो पार्टिकल होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, वेव्स जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये मान लीजिए हमारे पास कोई वेव है, ये दूसरी वेव है, अगर इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड इसका है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों का ऐड कर देंगे, बढ़ जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब एक वेव का जो क्रेस्ट है दूसरे के ट्रफ के ऊपर फॉल करे। जैसे ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट सॉरी ये ट्रफ है, तो इसका क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो है एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब बनता है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही मैंने समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए हमारे पास दो एटम है ए और बी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए जो है उसको हम लिख सकते हैं साई ए से, और बी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम लिखेंगे साई बी से। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं। तो लेकाउ कहता है ये दोनों कैसे कंबाइन होंगे, जहां तो उनकी एडिशन होगी, जहां सब्ट्रैक्शन होगी।
एक बनेगा, अगर दो कंबाइन हो रहे हैं दो ही बनेंगे, एक बनेगा एडिशन से, एक बनेगा सब्ट्रैक्शन से। जो एडिशन से बनेगा उसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो बनेगा सब्ट्रैक्शन से उसको बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बीएमओ किस तरह जाएगा, इसको हम लिखेंगे साई ए बी से। ये साई ए का एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब साई ए बी क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ए और बी का। तो ये कैसे बनेगा, जब हम साई ए और साई बी को ऐड करेंगे। और एबीएमओ कैसे बनेगा, जब हम साई ए में से साई बी को निकालेंगे, यानी वेव फंक्शन ऑफ ए एटम और माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी एटम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, क्या साई ए बी यानी बीएमओ में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, जहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। इसका सवाल जवाब भी हम निकालते हैं अभी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि बीएमओ में ज्यादा होगी या एबीएमओ में ज्यादा होगी। तो बीएमओ कैसे लिखा जाता है, जब एडिशन करते हैं तो साई ए बी क्या है, बीएमओ है, साई प्लस साई बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, हम वेव फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर लेंगे, which implies है इसका स्क्वायर किसका आ जाएगा, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको आता है, a प्लस b का स्क्वायर किसका होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो साई a प्लस साई b का स्क्वायर क्या आएगा, साई स्क्वायर a प्लस साई स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स साई a इनटू साई b। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्या है, साई ab, एबीएमओ जो है, और ये किसका होता है, साई a माइनस साई b। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसे पता चलती है, जब हम वेव फंक्शन का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। व्हिच इम्प्लाइज इसका स्क्वायर किसका आएगा, a माइनस b का स्क्वायर। वही लगाना फार्मूला, तो साई a माइनस साई b का स्क्वायर आ जाएगा, साई स्क्वायर a प्लस साई स्क्वायर b माइनस 2 टाइम्स साई a प्लस साई b। तो ये हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एबीएमओ, ये देगा हमें बीएमओ में। अब आप खुद देखिए स्क्वायर हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी। तो बीएमओ में जो प्रोबेबिलिटी है वो ये चीज है कि किस तरह है, ए में कितनी प्रोबेबिलिटी थी प्लस बी में कितनी प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम ले रहे हैं, प्लस समथिंग कुछ ऐड हो रहा है 2 टाइम्स साई ए टू साई बी। अगर जे भी फंक्शन है, जे भी फंक्शन है, ये स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर सेम रख रहे हैं, ए रख रहे हैं या बी भी रख रहे हैं, चलो उसको स्क्वायर नहीं लेते हैं, हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज में कुछ ऐड हो रहा है। तो बीएमओ में साइज के ए प्लस साइज के बी में कुछ ऐड हो रहा है तो उसके बराबर है। अब हम लें एबीएमओ, एबीएमओ की तरह साइज के ए प्लस साइज के बी, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, साइज के ए बी या साइज के साइज स्टार स्क्वायर ए बी आएगी। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वाली ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, साइज के ए प्लस साइज के बी में कुछ ऐड हो रहा है और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है साइज स्क्वायर ए बी इज ग्रेटर देन साइज स्टार स्क्वायर ए बी। इसका मतलब ये है इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है इससे, तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ इज हायर देन एबीएमओ। तो ये आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में ज्यादा होगी जहां बीएमओ में ज्यादा होगी। सिंपल सा मैथ लगा के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद करेंगे कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक्चुअल जो हम पढ़ते आए हैं एस पी डी, ये कैसे कंबाइन होते हैं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेंगे या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कैसे बनेंगे, वो हमने अब नेक्स्ट सीखना है। और उनकी एनर्जी किस हिसाब से होगी, किसकी एनर्जी लो होगी, किसकी हाई होगी, फिर ही हम उनको भर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा है एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है हमें कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे कैसे बनेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो एटम है, उसका डिफरेंट उसके पास ऑर्बिटल होंगे। सबसे पहले लोएस्ट ऑर्बिटल कौन सा आता है, 1s। तो जब किसी एटम का 1s ऑर्बिटल, ये मान लीजिए एक एटम का 1s, दो एटम जुड़ रहे हैं, हम जैसे सपोज करके चल रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, आपके सिलेबस में भी डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है, उनकी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर दी है। तो हम जनरल कर रहे हैं कि कोई भी दो एटम, अगर ए और बी दो एटम है, मान लीजिए वो दोनों ए बी दोनों सेम एटम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपके शब्दों में होमोडायटोमिक होमो, दोनों एटम सेम होंगे। जब दोनों एटम सेम होंगे तो उनके ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो भी बराबर होगी, वही लेके हम चल रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो एटम है, सेम एटम है, एक एटम का 1s है, दूसरे का भी क्या होगा 1s, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, ये दूसरे एटम का 1s है। जब ये कंबाइन होंगे, अब आपने सीखना है कंबाइन होंगे तो क्या होगा,
जी एटॉमिक ऑर्बिटल है AU, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कोई एटम A लीजिए, जी भी हम ले लेते हैं AU ऑफ A। कोई एटम A है जी, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, जी दूसरा एटम है वो भी A ही एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। अगर 1s कंबाइन होंगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा लो एनर्जी का, ये नीचे चला जाएगा एनर्जी का, ये आ गया नीचे वाला, और एक बनेगा हाई एनर्जी का, ये आपने लिख दिया हाई एनर्जी का। तो अगर 1s कंबाइन होते हैं, ये एक एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर ये कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा हाई एनर्जी का और एक बनेगा लो एनर्जी का। आपने याद रखना है s ऑर्बिटल जब भी कंबाइन होते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा सिग्मा। कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो ये s और s कंबाइन हो रहा था तो एक बन गया सिग्मा, इसका नाम क्या 1s से बना है सिग्मा 1s। तो ये हो गया बीएमओ। ये बीएमओ आपने कैसे लिखना है, इसी के ऊपर स्टार डालना है, सिग्मा स्टार 1s। तो ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे एटम ए के, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे एटम ए का, और ये जो बना है ये बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ। अब ए और ए कंबाइन होंगे तो E2 बनेगा, डायटोमिक कह रहे हैं हम लोग, तो E2 मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है, I2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल, सभी डायटोमिक है और होमोडायटोमिक है। हम जाने कि दोनों एटम सेम है। यहाँ पे हम जरा देख के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एटम A है तो तब कैसे कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें आपने सीखा कि जब 1s कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा बीएमओ, उसको बोलेंगे सिग्मा 1s, और एक बनेगा एबीएमओ, उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। अगर इसके पास आगे भी ऑर्बिटल है, मान लीजिए आगे 2s आता है 1s के बाद, एटम A का 2s आएगा, दूसरे एटम का भी 2s आएगा, तो 2s और 2s कंबाइन होंगे। हमने पहले ही बता दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से कंबाइन होंगे, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। 1s 2s के साथ कंबाइन नहीं होगा, 1s 1s के साथ, 2s 2s के साथ। तो जब 2s कंबाइन होगा 2s के साथ दो बनेंगे, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का, ये आ गया 2s, ये आ गया दूसरे एटम का 2s, दोनों एटम सेम ही है, तो एक बन गया लो एनर्जी का, एक बन जाएगा हाई एनर्जी का। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों एटम के। ये फिर आपने नीचे लिखा हुआ है AO, इधर लिखा हुआ है AO, इधर क्या है MO। तो ये आपका आ जाएगा S से हमेशा क्या बनता है सिग्मा, तो ये आएगा सिग्मा 2s और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद अगर इस एटम के पास p ऑर्बिटल भी है, जैसे 2p आता है, तो 2p दोनों एटम के पास होंगे, इसके पास इस वाले एटम के पास भी 2p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल होगा। अब अगर ये कंबाइन होते हैं तो 3j और 3j 6 ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अलग अलग मॉलिक्यूल में, वो आपने फोकस में रखना है। अगर यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, Ne2 मॉलिक्यूल है, इनमें से कोई मॉलिक्यूल है O2 F2 Ne2, अगर ये मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, और अगर N2B2C2, ये इतना आसान काम है याद रखना, N2B2C2 होगा तब क्या होगा। तो जी जब आपने डायग्राम ड्रा करनी है ऐसे ही ड्रा करनी है, सबसे पहले जे, उसके बाद जे, उसके बाद जे, एक ही पेज पे आनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी से हिसाब से है, ये लो एनर्जी के हैं, फिर हायर के हैं, फिर हायर के हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नहीं करना एग्जाम में आपने ये दो एक पेज पे लिख दिए और ये वाला ऊपर वाला अलग पेज पे, ये एक ही कॉपी के पेज के ऊपर ड्रा करनी है। तो मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है, मैं इनको मिटा के रखूंगा, पर इसके ऊपर ही आएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर ये 3pj और 3pj आपस में कंबाइन हो जाए टोटल 6 बनेंगे, 3 ऑर्बिटल जे हैं, 3 जे हैं, टोटल 6 बनेंगे, 3 लो एनर्जी के और 3 हाई एनर्जी के बनेंगे। अब अगर बच्चे जे वाले हैं, O2 F2 Ne2 हैं, तो क्या होगा, नीचे आएगा जो pz है, pz कंबाइन होके z ऑर्बिटल जो होता है pz वो सिग्मा बनाता है, याद रखना है। y और x वाले पाई बनाते हैं, ये याद रखना है। जब z और z कंबाइन होंगे, क्योंकि p जो है 3 तरह के होते हैं, px py और pz। z और z जब कंबाइन होते हैं तो सिग्मा बनता है, px और py जब px और px
पी वाई और पी वाई जब कंबाइन होंगे तो पाई बनेंगे, ये ध्यान रखना बोले। तो इसमें क्या होगा, 2pz है तो इसको बोलेंगे सिग्मा 2pz, और इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ऊपर लिख देना है सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz। एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें p भी बचेगा, 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p है। अब 2p में ये px है, p by pz है, z कंबाइन हो गया, बन गया सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे बचा है px py और यहाँ पे भी बचा है px py। अब जब ये कंबाइन होंगे तो याद रखना है px और py से दो बनेंगे जिनको हम बोलेंगे पाई 2px और इसको बोलेंगे पाई 2py। ये तीन बन गए लो एनर्जी के, तीन ही बनने थे हाई एनर्जी के, एक ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग, दो इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इस तरह से आपने याद रखना है। डायग्राम थोड़ी सी ओपन करके बनाना, मैंने तो कंजस्टेड कर दी क्योंकि स्पेस नहीं थी मेरे पास। तो आपने क्या सीखा, जब हमारे पास कोई दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे सीखने आपने, कैसे बनेंगे। अब जो एटम ए है, दो एटम है उसके, दोनों के पास ऑर्बिटल तो स्टार्ट करना है, सबसे पहला कौन सा ऑर्बिटल आता है 1s। तो हम सीख रहे हैं जब 1s कंबाइन होगा तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। जो नीचे जाएगा उसको बोलेंगे सिग्मा 1s और जो ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिखने हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका आगे सेंटर में मॉलिक्यूल, ये जो बन रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसके बाद 2s भी अगर है उसके बाद तो 2s के साथ कंबाइन होगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेंगे, ये BMO ये ABMO। फिर अगर इस बार 2p भी है तो 2p के साथ कंबाइन होगा, टोटल 6 हो जाएंगे, 3j 3 बनेंगे लो एनर्जी के, 3 बनेंगे हाई एनर्जी के। तो सबसे लो एनर्जी का कौन सा होता है जब pz कंबाइन होंगे, सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py। जो 2px और 2py से बनेंगे दोनों की एनर्जी बराबर होगी, इसलिए इनमें गैप नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, पाई 2px पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। अब इसके बाद ऊपर बनेंगे एंटी बॉन्डिंग, ये तीन बॉन्डिंग आ गए, इसके ऊपर क्या आ गया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कौन आएगा, पहले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये कब आएगा, जब आपको इन तीनों में से कोई मॉलिक्यूल दिया होगा O2 F2 N2। अगर बच्चे ये हो इनमें से N2 B2 C2, ये नाम होते हैं N2 B2 C2, पहले आप कॉमन नाम होते थे, किसी बच्चों के नाम रखते थे N2 B2 C2, तो ये वैसे आप रख सकते हो। आप N2 B2 C2 में से कोई हुआ तो आपने जहां चीज लानी है, बस ये नीचे ले आना है, ये वाला ऊपर ले आना है, जहां पे कर देना आपने सिग्मा 2pz ऊपर ले जाना है और जहां पे दो ले आने हैं आपने पाई 2px पाई 2py, बस इतनी सी चीज लानी है और कोई चीज नहीं लानी है, ये दोनों की डायग्राम हो जाएगी। O2 F2 N2 के जो पहले ड्रा किए थे मैंने, अब ये किसके लिए N2 B2 C2 के लिए, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ जहां पे लानी है O2 F2 N2 है, इसको नीचे लिखना है, इनको ऊपर लिखना है। अगर B2 C2 N2 है तो इनको नीचे लिखना है और सिग्मा 2pz को ऊपर लिखना है, बाकी ऊपर कोई चीज नहीं आएगी, वो वैसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। ये एग्जाम में पूछते हैं, इस तरफ क्या ड्रा करनी है आपने एनर्जी, इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरफ भी एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में ड्रा करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये डायग्राम आपने, मैंने जहां पे चेंज कर दी दोनों के लिए, आपने दोनों के अलग अलग ड्रा करनी है आपने कॉपी के पेज के ऊपर। फिर हम कल नेक्स्ट करेंगे आगे क्या करना है इसके ऊपर, विद एग्जांपल्स हम बात करेंगे। तो इसको अच्छे से समझिए आज जो लेक्चर है, क्योंकि आज वाला अगर आपको समझ आएगा तो कल हम इसके बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स करवा पाएंगे। इसमें एक और कंसेप्ट आएगा बॉन्ड ऑर्डर, फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे H2 कैसे बना होगा, N2 कैसे बना होगा, O2 कैसे बना होगा, उनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उनका मैग्नेटिक करेक्टर क्या है, क्या वो पैरामैग्नेटिक हैं
जहाँ डायामैग्नेटिक है, ये सारा हम मारिंको ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जितना मैंने आपको आज करवाया है इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको समझ आती है वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, टेलीफोनिकली, ऑडियो क्लिप के थ्रू, या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, व्हाटएवर। जो यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, सर ये वाली बात आपको समझ नहीं आ रही है, ताकि मैं फिर से आपको ट्राई करूँ समझाने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।